लड़की के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बहुत लोगों ने बताई है। माँ बेटी की कहानी है, अम्मू डोमिनेटिंग है, और इसको मैं एक सहयोगी मानूंगी कि मैं एक ऐसे परिवार में पली बड़ी हूँ जो कुछ इसी तरह की एक, वो कहते हैं ना, इसी तरह का माहौल रखता है। मैं पंजाबी परिवार से हूँ। ये जो लगता है हमें जो डोमिनेंस बहुत दूर से, लेकिन वो डोमिनेंस होता नहीं है, वो एक्चुअली केयर होती है। लेकिन वो केयर के कई कई स्तरों पर जाकर वो आपके लिए सलाहें, नसीहतें, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बन के आती हैं कि एक लड़की का खास तौर पे पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। तो मेरे जो मैंने लिखा है, अहम ब्रह्मासी। ए लड़की पहली बार जब नजर के सामने आती है तो सामने आता है अंधेरा, और उससे थोड़ी दूर, कुछ कदम दूर पर ही उपस्थित होती है रोशनी। माँ और बेटी के बीच जो पहला संवाद पाठक के सामने आता है वो इसी अंधेरे और उजाले के बीच से निकल कर आता है। जैसे हम किसी रचना की कारीगरी की शुरुआत करने के लिए तलाशते हैं बीज वाक्य, उस समय हमारे सामने आदि और अंत की दार्शनिक और सत्य सूक्ति के मध्य होता है एक विराट जीवन। मैं जब मृत्यु शब्द के जरा सा भी पास जाती हूँ तो मुझे महसूस होती है मेरे पास से गुजरी मृत्यु की परछाइयाँ। मृत्यु एक इतना संवेदनशील एहसास है कि जब ए लड़की की अम्मू उसे अपनी टूटती सांसों के साथ पुकारती है तो वो आवाज़ मेरे कानों को छलनी करती है। मुझे लगता है जैसे मेरी अपनी माँ ने मुझे पुकारा हो, और मैं कहानी के पात्र में तब्दील होने लगती हूँ। लेकिन यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि मृत्यु के एक कदम दूरी पर खड़े मनुष्य के लिए ये कैसी स्थिति है कि वो हेलुसिनेशन के साथ यथार्थ और यथार्थ के साथ अतीत के फंदों में उठता हुआ एक अलग नींद, या फिर अगर मैं इसे आंशिक जागरण कहूँ तो वो मनुष्य उस समय ये किस तरह निर्मित करने लगता है। अब क्या इस अनुभव को वह कहीं दर्ज कर पाएगा, और अनुभवों के इस नवाकाश का औचित्य क्या है, इसका कारण क्या है और इनकी परिणति क्या है। क्या ये काल्पनिक और अतीत के स्मृति मिश्रित दृश्य एक अन्य की अवधारणा की तरफ संकेत करते हैं, और ये अन्य कौन हो सकता है जिसके साथ ये अनुभव अपनी जगह बदलेंगे। क्या मृत्युबोध इन अकाट्य अनुभवों जो एक साथ कई स्थितियों में उस क्षण ओझल और उजागर हो रहे हैं का कोई विशेष अर्थ है, या ये माया का वो स्वरूप है जो मनुष्य की आखिरी समय में उसके जीवन दर्शन, सत्य और यहाँ तक कि उनके द्वारा किए गए गैर नैतिक और अनैतिक कृत्यों का कार्मिक हिसाब उनके सामने लाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मृत्यु के पास बैठा कोई मनुष्य यकायक अपने अतीत के अपने अच्छे और बुरे कर्मों से ऊंचा उठने लगता है। मुझे याद है जब, यहाँ मैं थोड़ा सा पर्सनल हो गई थी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी घटती हैं जीवन में कि आप उनके बरक्स अपने जीवन को भी देखने लगते हो। मुझे याद है जब मेरी माँ ठीक इसी अवस्था में थी तो मैंने महसूस किया कि जो कुछ हम दोनों के बीच प्रिय और अप्रिय घटा था वो उस समय धीरे धीरे हमारे बीच एक पतली और नाजुक सी नदी बना रहा था, और सारे दोष रह रहे थे। दोष में उठी उंगलियां खुद ब खुद झुक रही थी। उस पल में जान रही थी, महसूस कर रही थी कि जीवन में मृत्यु भी सबसे पवित्र अनुष्ठान है। मृत्यु जो हमें अपने सामने पूरा का पूरा खोल कर रख देती है। ए लड़की की कहानी एक साथ दो पीढ़ियों की सोच और व्यवहार को दिखाती है। अम्मू जिसने बेबाक तरीके से अपना जीवन जिया और अपने अंत तक वह घर परिवार की मुखिया, गवर्निंग पावर या कहूँ एक धुरी की तरह नजर आती है, उससे खास तौर पर भारतीय पारिवारिक परंपरा में एक स्त्री की भूमिका की गहराई से एहसास होता है। एक स्त्री अपने परिवार को जिस कमांडिंग अथॉरिटी से संभालती है, जिन परंपरागत सामाजिक और बिना अपने लिए किसी खास उद्देश्य की कल्पना के वो अपना घर परिवार और समुदाय एक व्यवस्था में पिरोती है, उससे एक समुदाय की सामाजिक व्यवस्था में स्त्री के सकारात्मक
भावनात्मक हस्तक्षेप और अपने परिवारों के लिए डिसीजन मेकिंग योग्यताओं का पता चलता है। और इस बात को बहुत मजबूती से हम ये कहानी पढ़ते हुए हर बार बार महसूस भी करते हैं। कहानी यूं तो पंजाबी परिवेश को संबोधित है, लेकिन स्त्री के विषय में उसके होने की परिभाषा सिर्फ एक समुदाय तक सीमित कैसे रह सकती है। स्त्री और भावनाएं एक दूसरे की पूरक हैं और विश्व का पूरा समाज आंचलिकताओं, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं से गुजरता हुआ एक स्त्री को दूसरी स्त्री से कुछ नई और कुछ पुरानी परिभाषाओं से परिचित कराता है। मैं इसे स्त्री के साथ एक ऐसा संगम कहूंगी जो सतत प्रक्रिया में था और हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ बात खासतौर पर कृष्णा सोपदीकृत ए लड़की के स्त्री पात्रों की हो रही है। लड़की जहीन है, वहीं अम्मू तीखे तेवर रखती है। इसी कहानी को रंगमंच पर भी देखा है मैंने और ये किताब के अनुभव को जीवंत कर देता है। नाटक एक ऐसा माध्यम है जहाँ गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं होती। ये प्ले मैंने ग्वालियर में देखा था, विद्या उत्सव के समय की बात है। उस समय किताब और दृश्यों से समझ का एक नया समीकरण मेरे सामने आया। उस दिन के बाद से मुझे कभी लगा ही नहीं कि अम्मू मर गई है, कहानी में भी और नाटक में भी, क्योंकि मैं किताब पढ़ने और नाटक देखने के बाद दोनों ही विधाओं में पात्रों को जीने के बाद अम्मू की आवाज को जीने लगी थी। आज इस क्षण भी जी रही हूँ और मैं इसे भावनाओं का सबसे मजबूत आयाम मानती हूँ और कि आवाज अपने पूरे वजूद को घेर सकती है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि कृष्णा सोपती मुझे एक आवाज में ज्यादा सुनाई देती है। जब मैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करती हूँ तो इसे हम सिनेमाई अभिव्यक्तियों में भी ठीक इसी तरह देखते आए हैं जैसे किताब या रंगमंच पर। लेकिन ऐसा सिनेमा भी खास किस्म के विजुअल्स और एक खास ऑडियंस की मांग करता है। हिंदी के साथ ईरानी, कोरियाई और जापानी समानांतर और कला सिनेमा में हमें इमोशंस के डार्क और डीप एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि पढ़ा गया टेक्स्ट और दृश्यों के टेक्स्ट को देखने की कल्पना मेरे लिए चीजों को समझने का एक अन्य माध्यम है। मेरे लिए पेस्टल मेथड है जो ब्रेन के अभ्यास को एक नया अनुभव कराता है। मैं इस तरह के सिनेमा को स्लो डायमेंशन आर्ट फॉर्म की तरह आइडेंटिफाई करना चाहूंगी जिसमें एक दृश्य तब तक अपने सूर्य यानी मुख्य विचार का एक पूरा चक्कर नहीं लगा लेता तब तक वे कई धीमे डायमेंशंस बना लेता है और एक दृश्य से दूसरे दृश्य तक पहुंचते पहुंचते चेतना खुद को एक अन्य आंतरिक दृश्य के लिए तैयार कर लेती है। इन दृश्य के आयामों की गति इतनी धीमी होती है कि जब भावनाएं चरम के शीर्ष को छूकर लौटती हैं तो उस लौटने का भी एक तय समय होता है। इसी तरह अम्मू जानती है कि उसका आखिरी समय बिल्कुल उसके नजदीक है। वे बिस्तर से उठ नहीं सकती तो वो अपनी को अतीत की स्मृतियों के माध्यम से फिर से कनेक्ट करती है और वहां से नसीहतों, सलाहों, चिंताओं से जुड़े कुछ सवाल अपनी बेटी के सामने रखती है। और ये वही क्षण है जब कृष्णा सोपती स्लो डायमेंशन आर्ट फॉर्म में अपने पात्रों को इंसर्ट कर देती हैं। वो अपनी बेटी को अपनी अनुभव संसार का हिस्सा बनाते हुए लगातार झिड़कती हैं। पंजाबी परिवारों में मैंने ऐसा बहुत करीब से देखा है कि माँ अपनी बेटी को अपने पास से जितना डांटती है, जितना झिड़कती है, जितना उसको सुनाती है, एक्चुअली वो उसकी गतिविधियों को, उसकी सोच को, उसके पर्सनल जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, उसके कई आयाम हैं लड़की होने के, वो उनको करेक्ट कर रही होती है। जैसे वो एक गेम होता है ना कि इधर वो करते हैं, ईंट इधर करते तो वो कटती जाती है इस तरह से। तो ये चीजें मैंने अपने परिवारों में देखी है और यही वह क्षण है जब कृष्णा सोपती उस स्लो डायमेंशन आर्ट फॉर्म में अपने पात्रों को इंसर्ट कर देती हैं। वो अपनी बेटी को अपनी अनुभव संसार का हिस्सा बनाते हुए लगातार झिड़कती हैं। पंजाबी परिवारों में मैंने ऐसा बहुत करीब से देखा है कि माँ अपनी बेटी को अपनेपन से जितना ज्यादा झिड़कती है यानी स्नेहिल उलाहनाएं देती है, उसे हर बात पर रोकती टोकती है, समझाती है, बेटी के मन का विकास उतनी ही परिपक्वता के साथ होता है। और अपने जीवन
में कई स्तरों पर स्थितियों को वो ज्यादा संवेदनशीलता के साथ अपनाती है। उन स्थितियों में वो जीवन के छोटे छोटे टुकड़ों को खोजती, उन्हें सहेजती और अपनी पहचान की चादर से उन पर रंग चढ़ाती हुई आगे बढ़ती है। स्त्रियों के लिए तो जीवन वैसे भी आसान नहीं। ऐसे में अपनी माँ से मिला अनुभव चाहे तंज के रूप में ही सही, लेकिन आगे जाकर ये सब लड़की के व्यक्तित्व को एक पर्सोना देता है। ऐसा डिग्निफाइड इंडिविजुअल पर्सोना की वजह से घर घर बनते हैं, प्रेम अपने सबसे सुंदर रूप में पनपते हैं, खिलते हैं और सामाजिक इकाइयां मजबूत होती हैं। मुझे एक बात और यहाँ दिखाई दी कि ये कि कृष्णा सोपती ने कहानी लिखते समय मृत्यु बोध में एकाकीपन के साथ कुछ ध्वनियां भी महसूस की। इन ध्वनियों को हम में से कोई भी संवेदनशील मनुष्य महसूस कर सकता है, करता भी है, और इस बात को एहसास करना अपने आप में एक उलझन भरी पीड़ा है। यहाँ मुझे मेरी माँ की फिर से याद आई। मृत्यु बोध ने उन्हें धीरे धीरे परिवार से, जिम्मेदारियों से और आखिर के कुछ दिनों में उन्हें खुद को भी मुक्त कर दिया था। मुझे उन्होंने कहा, ये वाक्य आज भी याद है कि मुझे कोई पछतावा नहीं, मैंने अपनी मर्जी का जीवन जिया है। लेकिन इस एक वाक्य से आज भी जब मैं गुजरती हूँ तो ये ख्याल मेरे मन में आते हैं कि क्या मृत्यु बोध यानी काया में बचता अनहद दुनिया से जाने की पूर्व सूचना है, जिसका आभास व्यक्ति को हो जाता है और वो अपनी उपस्थिति की जगह घेरता है। प्रकृति जन्म और मरण के बीच खेल रचती है। ये दुनिया का सबसे भयावह और मैं कहूँगी इसे सबसे खूबसूरत खेल भी है, क्योंकि यहाँ भावों की उच्चता का प्रश्न है। कोई भी भाव जब अपने चरम पर पहुँचता है तो ये मान लेना चाहिए कि उस भाव का एक तार बहुत गहराई से अदृश्य सत्ता के साथ जुड़ा है। यहाँ मैं लिटरेचर एंड द राइट टू डेथ का जिक्र करना चाहूँगी, जिसमें फ्रेंच राइटर, फिलोसोफर और लिटरेरी थ्योरिस्ट मॉरिस मेलेंचन ने असंभव मृत्यु के रूप में चित्रित किया है। उसका भाव कुछ इस तरह से है कि हर चीज जो लक्ष्य को करीब लाती है वो लक्ष्य को दुर्गम भी बना देती है। यह बात अम्मू के लिए बिल्कुल ठीक उसी जगह खड़ी है जहां अम्मू अपने मृत्यु के ठीक सामने है, और जानते हुए भी उससे जीवन के तमाम छूटे अर्थ पूरी करने की अचानक से इच्छा भी होने लगती है। मृत्यु के सामने ये इच्छा कितनी मेरी और मुश्किल है, मैं इसे कहूंगी कि लगभग असंभव। और ये जो जिसका पोर्शन मैंने पढ़ा है वो एक लंबा लेख है जिसमें से मैंने एक लाइन निकाली है। इन सब बातों में कृष्णा सोपती के पात्र अपनी अपनी जगह पे संपूर्णता में खड़े हैं। लड़की उसी तरह अपनी मरणासन माँ के पास है जैसा उसे होना चाहिए, करुण, चिंतित लेकिन मजबूत। और अम्मू उसी तरह लड़की पर अपनी आवाज का दम भर रही है जैसे माँ अपने व्यक्तित्व में होती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस विचार को, उस भाव को अपने साथ रखे रखना भी एक स्त्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि परिवारों की संरचना कई बार हमको वो करने के लिए अलाउ नहीं करती कि एक स्त्री अपने स्त्री होने को महसूस करे, अपनी डिग्निटी को बचा कर रखे और उसी के हिसाब से अपना घर चला सके। बहुत सारे अनवांटेड एलिमेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी अनचाही स्थितियां आ जाती हैं जिससे उसको अपने रास्ते मोड़ने पड़ते हैं, लेकिन अम्मू के साथ ऐसा नहीं है। और ये चीज अम्मू को बहुत खास बनाती है और इसी की तैयारी वो लास्ट समय पे अपनी बेटी को देना चाहती है, चाहे वो नसीहतों के रूप में, चाहे वो उसे सलाहों के रूप में, चाहे वो डांट टपट करके, चाहे प्यार से। एक जगह पर ऐसा भी होता है कि जब वो दोनों मिलकर सिगरेट दोनों पीती हैं, या पता नहीं बेटी पीती है माँ के सामने, उसको लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है। तो कृष्णा सोपती के जो कैरेक्टर्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल खुले मन से अपनी पूरी अस्तित्व के साथ अपने सामने, अपने पाठकों के सामने, अपने दर्शकों के सामने, एक समाज के सामने पूरा समाज रचते हैं। तो यहाँ पर मुझे कृष्णा सोपती के पात्र बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। अम्मू भी उसी तरह लड़की पर अपनी आवाज का दम भर रही है जैसे माँ अपने व्यक्तित्व में होती हैं, विशाल, छायादार और जीवन अनुभवों से भरी। यह सब लिखते हुए
जब मैं ये सब लिख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे कुछ चल रहा है मेरे, कोई मृत्यु बोध मुझे भी लगातार एक 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 सर्कल बना रहा है जिसको मैं महसूस तो कर पा रही हूँ, लेकिन मैं उससे शब्द नहीं दे पा रही। लेकिन क्योंकि शब्दों की दुनिया में है और शब्दों से हमको अभिव्यक्त करना है खुद को, तो शब्दों की ज़रूरत है। तो मैंने वो शब्द खोजे, या मैं इसे कहूँ कि वो मुझे याद आए कि मैंने कुछ इस तरह का पढ़ा था जो मेरे नेपथ्य में चल रहा है। ये सब लिखते हुए अनंत के तारों से जुड़ती गई मैं, और क्योंकि मन कवि की अनुभूति में सांस लेता है, तो नेपथ्य में रॉबर्टो की एक कविता गूंजती रही। While you are doing anything, somebody is dying. While you polish your shoes, while you hate, while you write a tidy letter to your only love, and not only, and even if you could achieve doing nothing, somebody would be dying. In vain, trying to gather all the corners. In vain, trying not to stare at the wall. And even if you were dying, somebody else would also be dying. In spite of all, in spite of your legitimate wish to die 1 minute in exclusiveness, therefore, if you were asked about the world, simply answer, somebody is dying. हम सब जीते हुए निरंतर मर रहे हैं, या कि मरते हुए निरंतर ही जीवन को एक सपने की तरह देख रहे हैं। शायद जीवन इन्हीं सवालों से जूझते रहने का नाम है, लेकिन ऐसे पात्र भी कभी नहीं मरते। जैसे ए लड़के की ए लड़की, जैसे अमू से पुकारती है, और अमू अपनी अपनी आवाज़ों में वो हमेशा जिंदा थी उस वक्त भी, और हमेशा जिंदा रहेंगी। और आखिर में मॉरिस पलाशो की एक पंक्ति के साथ मृत्यु बोध के अनंत के सिर को मैं ही छोड़ रही हूँ। Whoever sees God dies. Dying is one way of seeing God. और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि हिंदी में इस तरह का आयोजन होता नहीं है जिस तरह का यहाँ हो रहा है। क्लोज रीडिंग हम कर रहे हैं एक ऑथर की। कृष्णा सोपती पर मैंने लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, और उन पर मैंने रिसर्च भी किया। पोस्ट डॉक्टरल स्टेज पे मैंने 2 टेक्स्ट की एनालिसिस की। मैं पेरिस गई हुई थी ये सब करने, मित्र मरजानी और ए लड़की। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि अब पहले वाली स्थिति नहीं है कि आप जिस तरह से चाहें अनएग्जामिन्ड रीडिंग किसी भी टेक्स्ट का करते हैं, जो चाहे सो कहते हैं। जो पद्धतियाँ बनती हैं वो आपको अकाउंटेबल बनाती हैं। कोई क्रिएटिव रीडिंग हो सकती है जिसके बहुत सारे अर्थ, बहुअर्थी, बहुत कई अर्थों वाली रीडिंग्स आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी एक उसकी भी पद्धति है जिसमें आप प्लूरल रीडिंग कर सकते हैं। मैं जो रीडिंग अभी करने जा रही हूँ वो एक फेमिनिस्ट रीडिंग है, और इसीलिए मैं 2 टेक्स्ट को बहने वाले वो मैं नॉवेला पढ़ानी है, तो मैं ए लड़की पर ही अपनी बातचीत रखूँगी, और मित्रों मरजानी से एक कंपैरेटिव जो कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। पहले तो प्लीज़ इसका आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि जिस तरह से पुरुष लिखते हैं और जिस कारण से लिखते हैं उस तरह से अवेयर और बड़ी स्त्रियाँ जो लेखिकाएँ हैं वो नहीं लिखती। उनका जो टीलॉस है, टेक्स्ट का टीलॉस, वो भी बहुत अलग होता है। जाहिर है कि उसके लिए भाषा भी चाहिए, और इसको किसी भी तरह से ये नहीं समझा जाना चाहिए या मजाक या फोकस ढंग से लोग इस पर बातचीत करते हैं कि स्त्री की क्या भाषा हो सकती है। स्त्री की भाषा, स्त्री को बनाना है, उसको बिना बनाए वो अपनी बात नहीं कह सकती। यानी कि एक रिश्ता है टेक्स्ट का
पितृसत्ता के साथ जो उसका गहन और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। दूसरा स्तर ये है कि अगर स्त्री लिखती है तो उसमें जो उसकी वासना है, उसका डिजायर है, वो उसको डिस्टिंग्विश करता है। हेलन सिक्सटी जो मेरी बहुत ही फेवरेट फ्रेंच फेमिनिस्ट है और उनकी बातों का मैं विश्वास करती हूँ कि जब स्त्री लिखती है तो वो अपनी देह को लिखती है, और यहाँ पर देह जो है वो वासना से भरी हुई आत्मा है। यानी कि देह और आत्मा के बीच में जो फर्क, जो डुअलिटी है, पूरा पेट्रियार्कल संसार डुअल है, और इस डुअलिटी की वजह से ही ये संसार चलता भी है, इसमें सभी लोग फंसे रहते हैं। तो राइटिंग इज डिजायरिंग इन अ स्पेशल वे, और ये जो डिजायर है ये हमारे एक्सप्रेशन में ही है। इसलिए टेक्सचुअल एनालिसिस ही करना चाहूँगी मैं आज। हम किस तरह से डिजायर करते हैं। अभी मेरा एक संग्रह है, वासना एक नदी का नाम है, जो लेन सिक्सुस को अक्मा देवी और मृदुला जी और हेलन सिक्सुस को समर्पित है। कहने का मतलब है कि एक हमारी दुनिया, एक फेमिनिन या फेमिनिस्ट वर्ल्ड भाषा में और अपने एक्सप्रेशन में और अपने डिजायर्स में बनती जा रही है, और एक बड़ी समृद्ध सी दुनिया है। इसमें लिखना अब और पढ़ना और उसको इंटरप्रेट करना उतना मुश्किल नहीं रह गया है। अगर हमारे टेक्स्ट को, हमारे लेखक को कोई मिस इंटरप्रेट करता है तो हम बहुत शालीनता से कह सकते हैं कि इसमें गड़बड़ियाँ हैं, हम इस तरह से नहीं सोच रहे हैं, हम इस तरह से नहीं लिख रहे हैं। तो एक तो ये स्तर है कि खास किस्म का कॉम्प्लेक्स काम है स्त्री के लिए, कहानी लिखना, नॉवल लिखना, शिल्प करना, शिल्प तोड़ना, और पितृसत्तात्मक समाज को सिर्फ हाथ से आप नहीं ढहा सकते हैं। सिमन बुआ ने एक बात कही जिसको मैं हमेशा याद रखती हूँ कि पुरुषों की तरह ही उनके शास्त्र भी होते हैं। तो उनके शास्त्र पढ़ के हम अपने लिए किसी भी तरह की मुक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यहाँ पर डिजायर जो है, फेमिनिन डिजायर, वो मुक्ति से, लिबरेशन से संबंधित है, और वो एक्सप्रेशन नहीं है। इसीलिए राइटिंग अपने आप में हमें बहुत हद तक बहुत सारे बंधनों से, मोह पाशों से मुक्त करती है। इसलिए राइटिंग बहुत सीरियस चीज है। किसी भी तरह की इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी के लिए या प्रतिष्ठा के लिए अब स्त्रियां नहीं लिखती हैं। जो समझदार स्त्रियां हैं, इनको पता है कि टेक्स्ट कैसे बनता है, टेक्स्ट को कैसे पढ़ें, उसको कैसे प्लेस करें भाषा के पूरे जंजाल में। इस संदर्भ में मैं कृष्णा सोबती की किताब, नॉवेल मित्रो मरजानी को थोड़ा सा आप लोगों के सामने खोलती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली बातचीत तो करनी है लड़की पर। मित्रो मरजानी मेरे हिसाब से एक फ्लॉड टेक्स्ट है, इसीलिए उसकी इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, और ख़ास करके पुरुषों ने लगातार उस नॉवल के ज़रिए अपना ये भय जांचने की, अपने भय को जांचने की कोशिश की है कि ये कहानी परिवार को नष्ट तो नहीं करती। भाई, परिवार को बचाने का, चलाने का ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यहाँ पे थोपी गई हुई जिम्मेदारी है। हर मनुष्य की तरह स्त्री भी जीना चाहती है अपनी मनुष्यता को। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात कि इस टेक्स्ट में सबसे जो स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, और इसके बारे में मैंने लिखा भी है, वो ये है कि मित्रों जो कैरेक्टर है, आप सोच के देखिए कि एक वैश्या की बेटी किसी ऐसे संयुक्त परिवार में ब्याह दी जाएगी जहां पर पितृसत्ता के सारे नियम और कानून लागू होते हैं। ऐसी स्थिति तो समाज में बहिष्कृत होती है। एक वैश्या को स्थापित करना इस नॉर्मल पेट्रियार्कल समाज में कितनी भारी मुश्किल भरा काम है। यहाँ पर वो सिर्फ अज्यूम कर लेती है। इसकी वजह से जो दूसरा फ्लॉ क्रिएट होता है, जिसको मैं एक्चुअली माइंड करती हूँ, क्योंकि एक
जो उसकी कामना है शरीर की, उसकी जो प्यास है, उसको बुझाने के लिए जो दो ऑप्शंस उसके पास हैं वो भी फॉल्स हैं। जिस तरह से मित्रों का जो मित्रों का ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस है वो भी फॉल्स है। क्योंकि अगर आज किसी को डिसाइड करना हो कि वो अपने शरीर के आत्म आनंद के लिए कोई पुरुष चुनना चाहती है, तो उसको वो ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए ना, उसमें से वो चुनेगी। और मित्रों ने ठीक ही किया नहीं चुना कि वो ऐसे पुरुष के पास जाएगी जिसका संबंध उसकी माँ से था, और जो एक लूज पुरुष की तरह है, जो उसका काम ही है यही सब करना, उसके पास स्त्री के लिए कोई कामना नहीं है, he just fucks women, that is all। उसके पास कोई जगह नहीं है किसी स्त्री के लिए। तो ऐसे ऑप्शन को मेरा ख्याल नहीं है कि कोई स्त्री चुने। अगर वो अपने पति को मान लीजिए उसकी उन कमियों की वजह से छोड़ती भी है, तो वो एक ऐसे पुरुष के पास जाएगी जो उससे बेहतर है, उसके पास कुछ उसको देने के लिए है। और स्त्री की कामना कभी भी ऐसी नहीं हो सकती शरीर की, ये स्त्रीयोचित कामना नहीं हो सकती है। उसकी वासना बहुत गहरी वासना है स्त्री की। और इसीलिए मैं एक ऐ लड़की जो टेक्स्ट है वो कहीं ज्यादा विश्वसनीय, गहरा और हम लोग की समझ के करीब है। ऐ लड़की इससे पहले मैं एक और बात बता दूं। मेरे मन में एक बार इच्छा हुई वहीं रहते हुए ही पेरिस में कि मित्र मर जाने को मैं दोबारा लिख दूं, और इसका जो अंत है उसको मैं बता दूंगी। अंत बदलने के लिए फिर मुझे लगा कि अंत कैसे बदल सकते हैं, मित्रों भी बदलना पड़ेगा, मित्रों के अस्तित्व को बदलना पड़ेगा, उसके पूरे लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि कुछ चीजें जो टूटी फूटी होती हैं उनको हम संवार नहीं सकते, उनको उसी तरह छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या दूसरा ऑप्शन उनके पास है, कोई बेहतर, कोई रिडीमिंग टेक्स्ट है? तो वो टेक्स्ट है ऐ लड़की। तब मैंने जो मेरा शोध था उसमें मैंने ऐ लड़की के पर ही काम किया, ज़्यादा लिखा। और इसको मैंने ऐ लड़की जो है ये फेमिनिन या फेमिनिस्ट पेडागॉजी का टेक्स्ट है। इसमें 3-4 बातें हैं जो मैं बताऊं और क्यों मैं इसको इतना पसंद करती हूँ। और कोई भी जो फेमिनिस्ट रीडिंग करेगा उसको ये टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहली बात तो ये है कि इसमें जो वेस्टर्न मोशन है, पश्चिम का जो पद्धति है ज्ञान को क्रिएट करने की, वो पद्धति इसमें नहीं अपनाई गई है। और ज़्यादातर फेमिनिस्ट फिलोसोफर्स वहाँ पर भी उन्होंने भी कहा है कि स्त्री का जो ज्ञान है वो एक व्यक्ति के तौर पे कभी अर्जित नहीं होता। यानी कि आप और ये पूरा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड कभी भी फेस टू फेस स्टार्क रूप में नहीं होते, जो कि मैस्कुलिन फेमिनिस्ट, चाहे आप कांट को लें, हेगल को लें, कांट को लें, हेगल को लें, मार्क्स को लें, आप चलते चले गए नीचे, डेविडसन तक आ जाइए, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, आप पाएंगे कि यही उनकी, वो अपने को कभी भी दूसरे लोगों के अनुभव से जोड़ के देख ही नहीं सकते। वन डायमेंशनल है उनका सारा मामला। हर पुरुष रैशनल है और उसी तरह से वो अपनी रैशनैलिटी को महसूस कर सकता है जब उसके पास एक चैलेंज हो कि हम किसी भी चीज़ को करेक्टली समझ पाए विथ सर्टिट्यूड। दिस इज डेकार्ट। इसको पुरुषों ने कभी तोड़ा नहीं। अगर किसी ने ज़रा उसका जिसको कहते हैं इंटरप्रेटिव सोशल साइंस कहते हैं, जिसमें मतलब जो हर्मेटिकल ट्रेडिशन है उसमें आते हैं, हाइडगर गार्डमर तक आते आते चीज़ें थोड़ा बदल जाती हैं। लेकिन जो स्त्रीवादी चिंतन है वो इन सब से आगे चला जाता है। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि जो स्त्रियाँ नॉलेज सिस्टम क्रिएट करेंगी वो नॉलेज सिस्टम हमारे अनुभव के ज़्यादा करीब होगा। इसमें भी जो अमू है, मरने की स्थिति में है, लास्ट स्टेज उनके जाने का इस दुनिया से, और वो उस लड़की को लगातार अपने अनुभव को, ये कभी नहीं डायरेक्टली कहती कि ये मॉरल है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। हर बार वो चॉइस देती है उसको कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम ऑटोनमस हो सकती हो, अगर तुम नहीं होना चाहती हो तो पितृसत्ता के भीतर ये चीज़ें हैं जिसको ठीक से देखो तो भी तुम्हें
इसमें वो सिर्फ अपने अनुभव बताती है और उस अनुभव से ही पूरा ज्ञान का सिस्टम क्रिएट होता है, एंड विच इज इंडीड डेयरिंगली फेमिनिन। और ये तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो दादियां हैं, हमारी जो माएँ हैं, या हमारे माँ के समान लगने वाले पिता हैं, ऐसे भी पुरुष हैं जो फेमिनिन हैं, जिनको कभी चांस नहीं मिलता है कि फेमिनिन अपने फेमिनिन सेल्फ को उजागर कर सकें, बट दे आर वेरी लविंग, वेरी सॉफ्ट, एंड दे नो ऑल द वेज ऑफ एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन बेटर। तो वो हर चीज़ कहानी के जरिए, अपने दुखों सुखों के जरिए, आंसू के जरिए, हास के जरिए, इसी तरह से वो ज्ञान पाता है। इस तरह से वो पूरी किताब फैंटास्टिक बुक ऑफ पेडागोजी, और जिसको हम फेमिनिस्ट लैंग्वेज में कहते हैं बिल्डिंग बेसिक एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। इस किताब में कितनी आसानी से अमू उसको बताती है कि स्वायत्त होना क्या होता है, और एक जगह ये भी कह देती है कि ये बहुत बड़ा भार है। अगर आप फ्री हो गए, अगर आप स्वायत्त हो गए, तो उसको क्या आप जांचेंगे? आप उस स्वायत्तता के साथ जो कुछ भी करेंगे, क्या वो आपके जांच के दायरे में आएगा? What will you do with that freedom? ये बहुत बड़ा सवाल है, और पूरी मानवता के लिए है। अभी तो हम सभी लोग जिसको कहते हैं अनफ्रीडम के स्टेज में है, लेकिन अगर वो हमें प्राप्त हो जाता है तो हम उसका क्या करेंगे? कहते जांचोगे इस चीज को, अपने को भी देखोगे अगर ये सब कुछ मिल जाता है तो। इस तरह का ये चैलेंज जो है, इसको हम रैशनल चैलेंज नहीं कह सकते, अनुभव के आधार पर ही इसको भी टैकल करना है कि जब हमें हमारे सर के ऊपर कोई पति नहीं है जो हमारे ऊपर शासन करता है, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो हमें फिक्स करती रहती है, तो हम जब हमारे पास ये सिंबॉलिक ऑर्डर जो है ये एक्सपैंड कर जाएगा, तो हम क्या करेंगे अपनी भाषा के साथ, अपनी राइटिंग के साथ, अपने होने के साथ। इतना फैंटास्टिक है ये टेक्स्ट। और तीसरी और अंतिम बात जो मैं कहना चाहती हूँ ये है कि इसमें एक फलसफा भी है। फलसफा ये है कि स्त्री के लिए रैशनलिस्ट ऑर्डर निश्चित तौर पर ऑप्रेसिव है, उसके यातना का कारण है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो इरैशनल है। इसका मतलब ये है कि जो ये रैशनल स्ट्रक्चर बना है, जिसके अंदर खास तरह से एक प्रोडक्शन का सिस्टम चलता रहता है, उसमें ही स्त्री के प्रजनन, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसी को डिवैल्यू किया गया है। और बताती कि कैसे एक स्त्री वैभवशाली है, कैसे वो जब जन्म देती है। वो एक एक्सपीरियंस बताती है, जब अमू प्रेग्नेंट हुई तो इस लड़की के साथ जिससे बात हुई है, तो उसको लगा कि उसके अंदर एक पेड़ जन्म ले रहा है। वो फीलिंग उत्पीड़न और खुशी की। तो उससे कहती है कि जब भी मैं इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था से बाहर कदम रखती हूँ, क्योंकि है जगह इसमें, तब मुझे आनंद महसूस होता है। तो जो इरोटिक प्लेजर है, ये प्लेजर स्त्री को पुरुष नहीं दे सकता, खास करके अगर वो पितृसत्तात्मक समाज में पड़ा है। वो इसको अल्टीमेट चैलेंज मानता है, जैसे कि मित्रों का आश्रम था। स्त्री को जो आनंद मिलेगा वो मिलेगा प्रकृति को ठीक से देखने में। इसीलिए मैंने अपने अंग्रेजी वाले उसमें लिखा है कि इंडियन फेमिनिज्म का ये वो पॉइंट है जो 60-70s के आसपास, जब ऑलरेडी यहाँ इको फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस रचा बसा था यहाँ के जीवन में। और कृष्णा सोपती भी इस चीज को बहुत इतने प्यार से इस पर बातचीत करती हैं। वो याद कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैं बाहर बैठ के पेड़ों पर जो रोशनी पड़ती थी उसको मैं देखती रहती थी। तो मेरे दादाजी ने एक बार पूछा कि तुम ये क्या देखती रहती हो? तो उसने कहा कि मैं देखती हूँ कि कैसे रोशनी कभी चांदी की तरह हो जाती है और कभी पीली दिखती है, कभी हरी दिखती है। बस इतना ही उसने जवाब दिया। तो जो देखना है, ये जो खुलता है, सृष्टि खुलती है स्त्री के सामने, इस तरह से देखने पर, ये बहुत बड़ी बात है। और राइटिंग के लिए भी बहुत बड़ा ये सच्चा अनुभव है। उसी तरह से वो बताती है कि एक बार कलकत्ता गई थी, जब शादी के बाद अपनी बेटी के साथ, उसके बच्चों के साथ, कम उम्र में उसका विवाह हुआ था। तो
समुद्र को देखा, लहरों को देखा, नावों को टकराते हुए देखा, बिजली, सड़क, तो छोटे से कस्बे का और गांव के आसपास का जीवन जो उसने देखा, कहा कि तब मुझे जो आनंद महसूस हुआ वो मेरी मेमोरी, मेरी याददाश्त में एक बहुत बड़ी चीज है, उसके सहारे में जी सकती हूँ पूरा जीवन। और जैसे ही उससे बाहर निकल कर आती हूँ अपने नॉर्मल जीवन में, तो तमाम चिंताएं जो परिवार को, घरेलू जीवन को जीने के लिए होती है, मुझ पर हावी हो जाती हैं और मैं एक घड़ी बन जाती हूँ। एक घड़ी की तरह मेरा जीवन है। एक सेकंड भी इधर से उधर हुआ तो घर की व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, नमक जरा सा तेज पड़ा कि थाली फेंक दी जाएगी। कहा कि इस जीवन में जिसकी कल्पना लोग नहीं करते, और वो जीवन जो अंदर अंदर जीती है, जो प्रकृति के साथ उसका अटूट लगाव है, कहा कि ये दो पैराडाइम्स है, और जिसमें स्त्री को अपने को व्यवस्थित करना है, अवस्थित करना है, वो है ये नेचर। उसकी असली आत्मा वही है। और फिर वो आत्मा और शरीर और समुद्र और नदियों, ये सबसे अपनी बेटी को सिखाती जाती है कि जो चीज अविरल है वो है प्रकृति और स्त्री। पुरुष एक मृग की तरह है, वो आता है, ये मृग्या बन जाती है थोड़े समय के लिए, क्योंकि उसको संतान उत्पन्न करना है, लेकिन ये उसका जीवन नहीं है। उसका जीवन है अपने सत्य को समझना, अपनी आत्मा की लहर को समझना और उसी में जीना। और कहती है लड़की, ये जीवन तुम जियो। इस संसार में जीने के दूसरे जो तरीके हैं, जो पेट्रियार्की पॉसिबल है, उसमें वो कहती है कि तुम्हें शादी भी करनी चाहिए किसी से जिसे तुम चुनती हो, और बच्चे जरूर पैदा करना, क्योंकि बच्चे ही तुम्हें परिपूर्ण करेंगे, पुरुष नहीं कर सकता। वो अपने अहम में इतना अंधा है कि वो अपने को हर वक्त परम मानता है, परम पुरुष। वो देखता ही नहीं है कि चीजें और कैसे असली में घटित हो रही है। उसको लगता है कि उसकी जो सत्ता है, पितृ सत्ता की सत्ता, वही सबसे बड़ी सत्ता है, और उसी को चलाने में वो मगन रहता है। तो वो धीरे धीरे बताती है कि पुरुष के भी लिमिटेशन क्या है, स्त्री के जीवन के दुख क्या है, और कैसे इससे पार निकलना है, कैसे इसको जीना है, कैसे इसको बदलना है। तो मेरा ये कहना है कि ए लड़की को मित्रों मरजानी के साथ नहीं, समय सरगम के साथ मिला के पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो फिलॉसफी है जाके समय सरगम में खुल जाती है, और एक छोटी नदी जो है वो समुद्र की तरह बड़े आकार में एक नॉवल के फॉर्म में हो जाती है। तो इस तरह से सिंपैथेटिक और क्रिटिकल रीडिंग हम कृष्ण सूक्ति की करना चाहते हैं। उनके और भी टेक्स्ट को इसी तरह से हम पढ़ेंगे, बिकॉज वी टेक हर वेरी सीरियसली। लिखना कोई मामूली काम स्त्री के लिए नहीं है, वो हम जानते हैं उनके जीवन से। वो एक सतत संघर्ष है खुद को पाने का, वो अपने डिजायर, अपनी वासना को एक्सपैंड करने का एक जरिया है, जिसमें स्त्री संपन्न, मनोरम, वैभवशाली नजर आती है। वो इतनी विपन्न, गिरी हुई, कटी कटी नहीं है, इसलिए एक बड़ी चीज है, क्योंकि वो सृष्टि है। शुक्रिया। आप बैठ के बोल लीजिए। नहीं, मुझे बैठने में तकलीफ होती है। मुझे आदेश हुआ है ए लड़की पर बोलने के लिए, तो उसी पर बोलूंगी, मगर कुछ तनिक मैं दूसरी कृतियों का भी जिक्र करूंगी। थोड़ा सा माइक नीचे मैं कर दूं। अब सुनाई दे रहा है? बंद है? सुनाई तो पहले भी दे रहा था। अब बंद था भाई, अब सुनाई दे रहा है? सुनाई पहले भी दे रहा था आपकी आवाज बुलंद। अच्छा, इसमें क्योंकि लेख लिखने का भी आदेश दिया गया है, इसलिए इसका एक शीर्षक भी है, मुहावरों के बावजूद पीड़ा का राग।
जैनिन जी ने एक बार कहा था कि कृष्णा सोप्ती के उपन्यासों में सेक्स का जश्न रहता है। मैंने जब खुद पढ़कर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि जश्न सेक्स का नहीं, भाषा का है। यूं तो उन्होंने सेक्सुअलिटी पर काफी कुछ लिखा, सूरजमुखी अंधेरे में, बादलों के घेरे में, मित्रों मरजानी में, मगर जो रोमानी समा उसमें बंधता है, रोमानी जश्न का जो समा बंधता है, वो भाषा की वजह से। कथ्य की गहराई में तो पीड़ा का बोध कुंडली मारे बैठा रहता है, उत्सव का नहीं। अब सोचिए, अगर वाकई जश्न सेक्स का होता तो आशिक के पास जाते जाते मित्रों पति के घर द्वार वापस क्यों आती? और मेरी हिमाकत देखिए कि मैंने ये सवाल खुद कृष्णा सोप्ती से पूछ लिया, वो भी मंच पर। जब कृष्णा सोप्ती को साहित्य अकेडमी की फेलोशिप मिली, में फेलो बनाया गया, तो पता नहीं क्यों उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि वक्ता मैं हूँ। तो मैं वक्ता थी और वो मंच पर थी, और तब मैंने उनसे पूछा कि आप मित्रों को लौटा क्यों लाई थी। अब उनकी वहाँ भरपूर तारीफ हो रही थी, तो तारीफ के बगार में अचानक ये सवाल का कंकड़ उनको खटक गया होगा, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। बल्कि जवाब देने के बजाय वो अपने और मेरे ज़माने के फ़र्क को कसूरवार ठहराने लगी, जो कि एक अवान्तर प्रसंग था, क्योंकि ज़माने का क्या करें। कृष्णा सोप्ती ने तो मित्रों मरजानी को किसी ज़माने का बनाया ही नहीं था, वो हर ज़माने की थी। तो खैर, जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैंने खुद ही जवाब दे दिया। मगर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो जवाब मैंने दिया उससे कृष्णा सोप्ती पूरी तरह इत्तेफाक रखती। तो ये है मेरा जवाब। मित्रों मरजानी के भीतर जो औरत सांस ले रही थी, वो एक जिंदा दिल पारिवारिक स्त्री थी और पारंपरिक थी। घर द्वार से लगाव का जो संस्कार था, उसको सेक्सुअलिटी के उद्दाम प्रदर्शन से ढांप रखा था उसने। दरअसल, और ये ढांपने का काम भाषा ने किया था, इतनी सफलता के साथ कि हमें लगता था पढ़ते हुए कि मित्रों रूढ़ियों को ही नहीं, भावनाओं को भी ताक पर रखने वाली बिंदास औरत है। दरअसल वो सिर्फ खुददार औरत थी, ऐसी औरत जो अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए मार खाने को तो तैयार थी, नजरें झुकाने को नहीं। आपको याद होगा, बार बार उसका पति कहता है नजरें नीची रख, और वो रखने को तैयार नहीं है। अंततः वो जो लौट आती है तो कथा में निहित पीड़ा की जीत होती है, या कहना चाहिए कि पीड़ा को उत्सर्ग करने की जीत होती है। इसीलिए मित्रों मरजानी एक कृति है, निर्मिति नहीं है, अपने तमाम फ्लॉज के बावजूद, जिनका विस्तार में सविता सिंह ने वर्णन किया, विश्लेषण किया, विवेचन किया। सोप्ती जी भाषा को लेकर खूब सजग हैं, खूब सजग हैं, मगर फिर भी होता क्या है कि श्लेष, विडंबना, द्वंद्व संपूर्ण रचना लिख जाती है, क्योंकि मुहावरों के प्रयोग के बावजूद कथानक में छिपी पीड़ा बाहर झलक आती है। भाषा को आप कितना भी साधिए, पीड़ा भाषा से बाहर होती है। वैसे मुझे मुहावरों के अत्यधिक प्रयोग से बहुत डर लगता है। भुक्तभोगी अनुभव से कह रही हूँ। हमारी एक परिचित है जिनके पास मुहावरों का क्षुण्ण भंडार है। आस पड़ोस में, परिवार में कहीं बड़ी से बड़ी त्रासदी घट जाए, वे विचलित नहीं होती। नमकीन फाँकते फाँकते धड़ल्ले से मौजू मुहावरे बोलती चली जाती हैं। ऐसे लोगों को छेड़कर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि साहित्य हो या जीवन, मुहावरे या वो बोलता है जो कुछ महसूस नहीं करता, या वो पीड़ा के एहसास पर पर्दा डाले रखना चाहता। कृष्णा सोप्ती के कथा साहित्य में मुहावरों का प्रयोग कभी उत्कट एहसास
एहसास या छिपी पीड़ा पर पर्दा डालने के लिए होता है और कभी उसे निजी से सार्वजनीन बनाने के लिए। और ऐसी उत्सवी वाचालता के साथ वो उसे करती हैं कि भाषा को स्त्री तत्व से लबालब कर देती हैं। जिंदगी नामा की वाचालता से लेकर ए लड़की में लड़की की चुप्पी और उस चुप्पी के अनकहे सच से वाचाल माँ का साक्षात्कार, ये स्त्री की भाषा के विकास का सफर है। जिंदगी को सिर्फ रहते हुए नहीं, खूब खूब बहते हुए दिखलाने का सफर है। मैं मानती हूं कि भाषा का उत्सव स्त्रीत्व की भाषा की विलक्षणता है। तभी कृष्णा सूक्ति असल मतलब को दबाने का काम उसी खूबी से करती हैं जिससे उसको खोलने का। क्या है ये स्त्रीत्व की भाषा? उसका ताल्लुक लेखक के खुद स्त्री होने से कतई नहीं है। उसका स्त्रीत्व की भाषा का अर्थ उससे कहीं गहरा और अर्थवान है। उससे मेरा मंतव्य भाषा में निहित स्वभाव और संस्कार से है। कृष्णा सोप्ती के लेखन में भाषा का जो उत्सव या त्योहार अंतर्निहित है, वो उसे स्त्री की भाषा बनाता है। अगर वो किसी पुरुष ने लिखा होता तब भी वो स्त्रीत्व की भाषा ही रहती। और कृष्णा सोप्ती तो अपने कथा साहित्य में स्त्रीत्व की भाषा में कथ्य और शिल्प दोनों को समेट लेती हैं। आप सब जानते ही हैं, हमारी संस्कृति में उत्सव और उपदेश का विशेष महत्व है, विशेष भूमिका है। यहाँ तक कि हर निजी त्रासद और पीड़ादायक अनुभव को भी कर्मकांड बनते देर नहीं लगती। शिशु जन्म हो तो कर्मकांड, पति का देहांत हो तो कर्मकांड। त्योहारों की उत्सव धर्मिता और तकलीफ, त्योहारों की भी एक पीड़ा होती है बड़ी जबरदस्त। उसकी उत्सव धर्मिता और पीड़ा दोनों स्त्रियां ज्यादा झेलती हैं। गांव, कस्बा, शहर, महानगर, झुग्गी बस्ती, बंगला, हर जगह त्योहार मनाने का या उसे झेलने का बोझ स्त्री के कंधों पर रहता है। यहाँ तक कि संभ्रांत परिवारों में तो, बहुत से संभ्रांत परिवारों में स्त्री का पूरा जीवन ही कर्मकांड बनकर रह जाता है, जहाँ उसके निजी मनोभावों का अर्थ नहीं होता। उन्हें न प्रकट करना उसकी आदत में शुमार हो जाता है। तो हर त्योहार को कोई औरत परवान चढ़ा रही होती है, उसका खमियाजा भी भुगत रही होती है। इसीलिए भाषा की उत्सव धर्मिता को मैं स्त्रीत्व की भाषा कहती हूँ। उनकी ये लंबी कहानी या लघु उपन्यास ए लड़की उसका एक मनोहारी उदाहरण है। लंबी कहानी या लघु उपन्यास कहना मेरा अपना मंतव्य नहीं है। स्वयं सोप्ती जी ने पहले उसे कहानी कहा, बाद में उपन्यास। वर्तमान साहित्य के 1991 अंक में जब वो पहले पैर छपा तो बतौर लंबी कहानी। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद पाठकों को भी लगा और कृष्णा सोप्ती को भी लगा होगा कि उसका जबरदस्त परकाया प्रवेश उन्हें महसूस करवाता है कि जो कहा जा रहा है वो कहानी से ज्यादा परतदार और बहुआयामी है। यहाँ ये कहना जरूरी लग रहा है कि दो ध्रुवों पर वास करने वाली इन माँ बेटी में गजब की रसीली दोस्ती है। मरणासन भले हो, उम्र 20 वर्ष का फर्क भले हो, पर अपनी साझा जिंदगी में लम्हे भर को भी वे दोनों लताफत और नफासत को अलविदा नहीं करती। चाहे खान पान के व्यंजन हो या वाइन का सुरूर, उनकी लज्जत से दोनों महरूम नहीं रहती, रहना चाहती ही नहीं। उसका आनंद लेने को अंजाम देने के लिए वे संवाद से परहेज नहीं करती। उसी वक्त उनका संवाद होता है जब कोई वो बढ़िया कुछ खा रही होती है या बढ़िया पी रही होती है। उनके ये संवाद इतने दिलचस्प हैं कि अगर इस कृति में और कुछ न भी रहता तो भी वो हमें हमारे भावबोध का हिस्सा बनाने के लिए काफी होता। खैर,
पूरी कथा इन दो स्त्रियों की आपसदारी और संवाद के इर्द गिर्द घूमती है। संवाद भी कैसा? बोलती सिर्फ माँ है और धारा प्रवाह बोलती है। बेटी जवाब देने की जरूरत ही नहीं समझती, पर माँ अनकहे को कहन में तब्दील करने में माहिर है। मजे की बात यह है कि उस खुद को सही समझने के दौर में बहुत कुछ गलत होने का एहसास माँ को पकड़ में ले लेता है, चाहे वो पूरा वक्त ऐलान अपने सही होने का ही करती जाती है और खूब वाचालता से। है ना मजे की बात कि वो लड़की की चुप्पी में बचती सच्चाई पकड़ लेती है। लड़की को कुछ कहना समझाना नहीं पड़ता, यानी लड़की की चुप्पी में वाचालता भी देख लेती है माँ अपने वाचाल होने के साथ साथ। जैसे मैंने पहले कहा, मनुष्य नाम का प्राणी दो सूरतों में वाचाल होता है। जब वो कुछ महसूस नहीं करता, तब जब वो नहीं चाहता कि लोग जाने वो कितनी शिद्दत से महसूस कर रहा है। कृष्ण सूक्ति की कथा साहित्य में दोनों प्रकार की वाचालता की भरपूर अभिव्यक्ति है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमें एलड़की में मिलता है। जो सचमुच महसूस करता है वो अपने एहसास को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों को नाकाफी पाता है और चुप हो जाता है। जैसे लड़की का किरदार, ए लड़की में लड़की का किरदार। उसके विपरीत लड़की की माँ खूब वाचाल है। सुघड़ गृहिणी का लंबा कर्मकांडी जीवन बिताकर बड़ी उम्र पाई औरतें, मेरी जैसी औरतें, वाचाल होती ही हैं, पर उनकी वाचालता विडंबना समेटे रहती है। आम मध्यवर्गीय गृहिणियों में अपनी उपलब्धियों को लेकर जो वाचाल अहंकार दिखता है वो नाटक ज्यादा होता है, वास्तविक कम। उसका उद्भव साया सीमित किए गए व्यक्तित्व बोध से होता है, वास्तविक पूर्णता बोध से नहीं। इसीलिए तो इतना वाचाल होता है। लड़की की मरणासन माँ औरत के साथ खुद को भी यकीन दिलाना चाहती है कि उसने केवल मेहनत कश ही नहीं, बेहद सार्थक जीवन जिया है। भले किसी पुरुष के शासन के अंतर्गत भारतीय स्त्री के जीवन की विडंबना उसके लंबे संभाषण के बीच खुद ब खुद उजागर होती चलती है। कहीं वो मन में छुपी लालसाओं को अजाने शब्द दे जाती है। ये अल्फाज देखिए, चाहती थी पहाड़ों की चोटियां चढ़ूं, शिखरों पर पहुंचूं, पर ये बात घर की दिनचर्या से नहीं जुड़ती। तुम्हारे पिताजी को न कुछ देर से चाहिए था न जल्दी, सो आप ही घड़ी बनी रही। इस परिवार को मैंने घड़ी मुताबिक चलाया, पर अपना निज का कोई काम न सवारा। इस बात का बहुत कष्ट है मुझे। अपना निजी सच वो यूं कह जाती है, पर फौरन दूसरा मुहावरा बोलकर उसे निरस्त कर देती है। कहती है, माँ बनकर स्त्री तीनों काल जी लेती है। क्या वाकई? एक बार तो मान भी ले कि खुद उसके लिए, माँ के लिए ये बात सही है, जो है नहीं। अगर होता तो पहाड़ों पर चढ़ने की लालसा का हवाला क्यों देती? पर चलिए मान लेते हैं, उसका एक सच ये भी है, तब भी सबके लिए तो वो दावा नहीं कर सकती ना। वो अच्छी तरह जानती है कि नहीं कर सकती, पर करती है क्योंकि वो चाहती है कि लड़की उस पर यकीन कर ले और यकीन करके अपना घर बसा ले। मुहावरों का जन्म ऐसी ही जिद के भीतर से होता है। दर्द देती दुनियादारी को रसीला बनाकर पेश करने के लिए मुहावरे बेहतरीन हथियार हैं। मगर ये लड़की की माँ दूसरे स्त्री पात्रों से भिन्न है, क्योंकि वो सदियों से चले आ रहे मुहावरों का पुनर्वाचन ही नहीं करती, अपने मुहावरे खुद इजाद भी करती है। पर बेटियों को मुहावरों या वाचालता का ओढ़ना बिछौना नहीं चाहिए। वो अपने और सिर्फ अपने फैसलों की बिना पर अकेले रहने जीने को तैयार है। माँ पूछती है, एक बात सच सच कहना, क्या किसी ने तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें जाना है?
जवाब नहीं मिलता, क्योंकि लड़की को ना अपने बचाव में कुछ कहना है न दूसरों से सीख लेनी है। वो चुप रहकर या नपतुला बोलकर माँ के हर सवाल का जवाब दे देती है। माँ कहती तो है, लड़की किसी का साथ पाकर हंसती कुछ और होती है, अंदर बाहर सब्जा उगने लगता है। पर हिंदी का बड़ा मारक शब्द है। पर यह भी कहने से नहीं कतराती, घर का खेल बराबरी का नहीं, ऊपर नीचे का है। घर का स्वामी कमाई से परिवार के लिए सुविधाएं जुटाता है, साथ ही अपनी ताकत कमाता बनाता है। इसी प्रभुताई के आगे गिरवी पड़ी रहती है बच्चों की माँ। कितना बड़ा आत्मनिवेदन है, छल कपट रूढ़िगत मुहावरों से दूर। यही असल मर्म की बात है कि माँ लड़की को चाहे जितनी सीख दे, वो उसे खूब समझती है और कहीं उससे रश्क भी करती है। तभी दिल की बात कह जाती, न भी हो दुनियादारी वाली चौखट, तो भी तुम अपने आप में तो आप हो। लड़की अपने आप में आप होना परम है, श्रेष्ठ है। लीजिए, एक और मुहावरा इजाद हो गया, परंपरा को ठेंगा दिखलाता नया नकोर अपना गढ़ा मुहावरा। इसी में लड़की की सफलता है। मौत के करीब पहुंचकर एक वयोवृद्ध स्त्री पुराना मुहावरा बोलने के बाद खुद अपना गढ़ा नया मुहावरा बोलने की ताकत रखती है, हिम्मत रखती है। उसकी उद्दाम जिजीविषा उम्दा और नफीस खानदान तक महफूज नहीं है, वो अपने अनुभव को नया करने को भी तैयार है। दो ध्रुवों पर खड़ी माँ और बेटी एक दूसरे को समझ लेती हैं, क्योंकि दोनों जानती हैं कि मुहावरों का सच कवच भर है। असल सच तो कभी कभार औचक जबान से निकल जाया करता है। इस साझा अनुभव लड़की को कृष्णा सोप्ती की स्त्री भाषा की सफलतम अभिव्यक्ति बनाता साथियों, कृष्णा सोप्ती के उपन्यासों पर हमने बहुत सारी बातें सुनी। मैं एक उनकी बहुत छोटी कहानी बहने पर अपनी बात रख रही हूँ आपके सामने, और इसे एक आलेख के शक्ल में रख रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस कहानी से गुजरी, इस कहानी के भीतर कुछ ऐसा था कि मैं बार बार अटक गई और मुझे लगा कि ये कहानी जितनी दिख रही है उतनी है नहीं, ये उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। और इस अपने अटकाव में मैंने कोशिश की वो जानने की कि क्या वाकई इसके भीतर और पर्दे हैं। तो ये दरअसल मुझे जो लगा कि ये सत्ता स्थानांतरण का जो एक छद्म है, उसको बहुत बारीकी के साथ पकड़ती है, बिना किसी स्त्रीवादी नारे या बिना किसी फ्रेम या बिना किसी प्रचलित फार्मूले के, और बड़ी गहराई से बहुत मारक तरीके से उन चीज़ों को खोलती है। तो इस छोटी कहानी पर, दिखने में छोटी कहानी पर भीतर से बहुत गहरी कहानी पर मेरा बहुत दिल से मन था, कुछ कुछ मैं कर रही थी और अंततः ये लेख तैयार हो गया है। तो आपके सम्मुख से मैं पढ़ रही हूँ। कृष्णा सोप्ती ने कभी भी अपने को स्त्री विमर्श या नारीवाद से नहीं जोड़ा, किंतु उनकी कहानियां या उपन्यास उन्हें स्त्री जीवन के गहरे सरोकारों से जोड़ते हैं और उन्हें स्त्री जीवन से जुड़े सामाजिक व सांस्कृतिक यथार्थ की पड़ताल की तरफ ले जाते हैं। उनकी यह स्त्री अलग अलग वर्गों से आती है, पर ज्यादातर मध्यवर्गीय स्त्रियां ही उनके लक्ष्य में हैं। उनकी कहानी बहनें भी इसी मध्यवर्गीय स्त्री को केंद्र में रखकर लिखी गई है। कृष्णा सोप्ती की कहानी बहनें एक ऐसी कहानी है जो हमारे बहुत जाने पहचाने जीवन दृश्यों को इतने
इतने सहज तरीके से रखती है कि एक ऊपरी और सरल पाठ दिखाई पड़ने लगता है। स्त्री की गृहस्थीन भूमिका में जुटे रहने के असंतोष और खासकर सगी बहनों की जीवन त्रासदी से जुड़ी एक सीमित लगने वाले दायरे की कहानी भर। पर इतना ही होता तो ये कहानी ना तो महत्वपूर्ण लगती और ना इससे कोई बड़ी समझ बनती दिखाई पड़ती, और तब शायद इस पर सोचने और कुछ लिखने की मुझ में कोई इच्छा ना पैदा होती। मैंने जब जब इसे पढ़ा तो लगा कि ये बहनों के प्यार की और बिछोह की कहानी भर नहीं है, या बड़े दिनों बाद बड़ी बहन के बेटे के ब्याह के मौके पर मिली 3 बहनों के बचपन की गहरी स्मृतियों से छलछला आई स्नेहाभूति की भी कहानी भर नहीं है। यह कहानी सहज मानवीय रिश्तों को न जी पाने की पीड़ा से आगे संश्लिष्ट यथार्थ के कई भीतरी उधड़ते धागों को अपने पाठक के हाथ पकड़ाती चलने वाली कहानी भी है। इसीलिए इस कहानी को पढ़ते हुए मिलने वाला जो पहला पाठ है वह इकहरा न होकर अपनी संश्लिष्टता में अर्थ और इरादे की कई नई खिड़कियां खोलता है। तब सोचने की वाजिब वजहें तैयार दिखाई पड़ती हैं कि आखिर ये कहानी अगर उपर्युक्त कथानक भर नहीं है तो अपने तय कथानक के इधर उधर कुछ सूत्र छोड़ती ये क्या कह रही है। बहनों का बिछोड़ना एक परंपरागत समाज का स्वीकृत सत्य है, और मिलने पर स्मृतियों की कचोट और प्यार का उमड़ना एक स्वाभाविक सत्य। फिर भी कौन से धागे हैं जिन्हें पकड़ते ही यह कहानी अपने कथानक के बड़े भीतर धसे किसी तत्व से टकराकर कैसी सी कौंध पैदा करती है और पाठक के लिए ठिठक कर कुछ विचार कर ले जाने का स्पेस खोल देती है। शायद इसीलिए कहानी भारतीय समाज में बहनों के साथ प्रायः घटित होने वाली एक सामान्य सी घटना का ब्यौरा देती कहानी भर नहीं रह जाती, बल्कि अपने कथा सूत्रों के अर्थ खुलते ही सामान्य ब्यौरों से आगे बढ़ती अपने इरादों में जिम्मेदार और इसीलिए विशिष्ट बन जाने की तरफ खड़ी दिखने लगती है। इन कथा सूत्रों को पकड़कर चलते हुए फिर से उसी कथानक से टकराना होगा जो ऊपर से बहुत सरल शिल्प का नवादा ओढ़े हुए है। कथा शुरू होती है स्नेह संबंधों से बने भावुक परिवेश के ताने बाने से। आवेग में ओढ़नियां खिसकी, बाहें बाहों से मिली और तीनों बहनें गले लग गईं, बड़ी, छोटी और मझली। दिन से लगी वर्षों की छाया क्षण भर के लिए अलग जा पड़ी। बचपन, माँ के आंगन और एक दूसरे से लिपटी वे तीनों। मीठे सगे दिन पलकों में तैरने लगे और आंखें भीग आईं। बहनें मिली हैं लंबे अरसे के बाद, और जाहिर है कि बचपन की स्मृतियां मिलते ही प्रबलता के साथ वर्तमान यथार्थ पर कुछ देर के लिए छा गई हैं। इतने लंबे बिछोह में बना वास्तविक यथार्थ उनकी चेतना से इस क्षण विलग हो गया है। स्नेह संबंधों की प्रगाढ़ स्मृतियां निश्चित ही अपने आवेग में समय की लंबाई को कुछ देर के लिए ढक देती हैं, लेकिन स्मरण रहे कि यह ढकना क्षण भर का ही है। दिन से लगी वर्षों की छाया क्षण भर के लिए अलग जा पड़ी। बचपन और माँ का आंगन इसी छोटे क्षण में फिर से सजीव हो उठा था, लेकिन यह आवेग क्षण भर का ही था, और चूंकि क्षण भर में ही वास्तविक यथार्थ धुंधलेपन को चीर कर प्रकट हो उठा है, इसलिए स्मृति की सजीवता पीछे छूटी हुई जानकर आंखों का भर आना सहज प्रक्रिया बन गया है। अब मीठे सगे दिन पलकों में तैर उठते हैं और आंखें भर आती हैं। यहाँ एक बार ही यह भी लगने लगता है कि जैसे कृष्णा सोक्ति कह डालना चाहती हूँ कि यही नियति है या शायद स्त्री का भाग्य। तो क्या कृष्णा सोक्ति स्त्री को नियति को स्त्री के पल्ले सरकाकर पाठक को निरी घटनात्मक भावुकता की ओर मोड़ ले जाना चाहती हैं? लेकिन नहीं, कृष्णा सोक्ति सावधान लेखिका है। वे क्षण भर की भावुकता से निकाल कर अपने पात्रों के साथ पाठक को भी यथार्थ की धरती पर पैर टिकाने के लिए बाध्य कर देती हैं। ना, यह नियति नहीं है, यह शोषणकारी व्यवस्था की रणनीतियां हैं जो स्त्री को अधिक निहत्था, बेचारा और अधिक सहनशील बनाती हैं। स्त्री का उसके स्नेह संबंधों से दूर कर दिया जाना एक थोपी गई व्यवस्था का परिणाम है जो स्त्री को कुछ तय संबंधों की ही इजाजत देता है। पितृसत्ता की नियमावली में स्त्री के स्नेह संबंधों के भीतर माता, पिता, भाई बहन न होकर कुछ तयशुदा संबंध निर्धारित हैं, जिनमें पति और बच्चे हैं, पति का परिवार।
जॉन स्टुअर्ट मिल ने सन 1861 में ही इसकी पहचान करते हुए स्नेह संबंधों के तय कर दिए गए दायरे को प्रश्नांकित कर दिया था। स्त्री के लिए तय की गई सारी नैतिकता उन्हें यह बताती है कि यह महिलाओं का कर्तव्य है और सभी मौजूदा भावनाओं के अनुसार यह उनका स्वभाव है कि वे दूसरों के लिए जिएं, पूर्ण आत्मत्याग करें और अपने स्नेह संबंधों के अतिरिक्त उनका अपना कोई जीवन न हो। स्नेह संबंधों से तात्पर्य सिर्फ उन संबंधों से है जिनकी उन्हें इजाजत है, वे पुरुष जिनसे स्त्री संबंधित हो या वे बच्चे जो पुरुष व उनमें एक अटूट व अतिरिक्त बंधन होते हैं। इसके तहत देखें तो बहनें की बहनें अपनी जड़ों से उखाड़कर अलग अलग दिशाओं में छिटका दी गई हैं, परंतु बचपन का जिया स्नेह और वक्त पड़ने पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक पक्ष बनकर खड़े होने का विश्वास या फिर तमाम ऐसे मौकों पर एक दूसरे के देखभाल और एक ही माता पिता की संतान के रूप में अपने को आइडेंटिफाई करना और इस तरह साहचर्य जनित गहरे प्रेम का विकास होना, जिसे अंग्रेजी में बॉन्डिंग कहते हैं, क्या ऐसी बॉन्डिंग एक परिवार की या भाई बहनों की नहीं होती? जो परिस्थितियों के आलोक में मध्यम जरूर दिखने लगती है पर खत्म नहीं होती और उसके कभी भी उभर कर बलवती हो जाने के खतरे बने रहते हैं। इस बॉन्डिंग के खतरे को भांप कर एक जमाने तक बहनों को अपने ससुराल में अपने भाई से अकेले में बात करने की इजाजत नहीं थी। इसके पीछे के तर्क बड़े ही अश्लील और रिश्तों को अविश्वसनीय बनाने वाले थे। इस प्रेम की प्रबलता के कारण स्त्रियों और पुरुषों दोनों को इन संबंधों के त्याग को समाज और जीवन का जरूरी हिस्सा मानने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने हेतु वर्षों तक दिमागी कंडीशनिंग की जाती है। स्त्रियां स्वयं ही से छोड़ दें और अपनी सबसे मजबूत भरोसेमंद स्थितियों के त्याग में पवित्र महिमा से जड़ी खुद को जड़हीन बना लें। ऐसे में बहनों का हस्तक्षेप भला कहाँ कोई जगह रखता है? अगर बहन बड़ी हुई तो पहले ही दूर दूर छिटकाकर दुर्भिसंधियों के किले में कैद की जा चुकी होती है, और अगर छोटी हुई तो कैद किए जाने की तैयारी का उनका प्रशिक्षण जारी रहता है। वे अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी में हस्तक्षेप करने से यथासंभव दूर रखी जाती हैं या इस तर्क के साथ उन्हें चुप करा दिया जाता है कि उन्हें अभी विवाहित जीवन की जटिलताओं का कोई अनुमान नहीं है, इसलिए वे क्या जाने कि बहन की जिंदगी की परेशानियां कैसे हल होंगी और फिर उनकी अपनी शादी पर भी इसका असर आ सकता है। रिश्ता बताने वाले यही रिश्तेदार होते हैं, तो उनकी नजरों में आचार संहिता का पालन करने वाली एक अच्छी लड़की बने रहना जरूरी है। यह तर्क भविष्य के लिए डराता है, धमकाता है और तयशुदा स्नेह संबंधों से इतर अपने से स्नेह संबंधों का मददगार बनने से रोकता है। दूसरी तरफ शादीशुदा बहन पर पति का शासन होता है। शासक की मर्जी पर है कि वह अपनी पत्नी रूपी दास के लिए कितना स्पेस तय करता है। इस स्पेस में उसकी शादीशुदा बहन का आना मुश्किल ही है। नतीजा केवल औपचारिक संबंधों तक ही इसे बनाए रखना एक तरह की विवशता बन जाती है। इसके बावजूद बचपन की बॉन्डिंग से तैयार भीतर का तार जो है वह उन्हें आपस में कहीं जोड़े ही रह जाता है। इसी का परिणाम है कि जब तीनों बहनें बड़ी बहन के बेटे के ब्याह में मिलती हैं तो बड़ी बहन की ममता और बड़ी होने के नाते छोटी बहनों के लिए वह स्थगित किया गया प्यार और देखभाल का भाव उभर कर प्रकट हो जाता है। वह अचानक ही अपनी बहनों की सगी बन जाती है। बड़ी का छोटी बहनों की चिंता करना इसी सत्य की तरफ ले जाता है। यहाँ तक कि बड़ी बहन छोटी बहनों की पसंद नापसंद को भी नहीं भूली है। यह तो गहराई तक जुड़े होने की हद ही है कि इतने वर्ष बीत गए, इन्हें अलग हुए। इस बीच इतनी तो अलग तरह की जिम्मेदारियां लादती गई इन पर जिक्र है कि उस स्नेह को अब तक संभाल कर रखे हैं। परंतु स्नेह का प्रदर्शन इतना आसान भी नहीं है स्त्री के लिए। इतने समय से जिस पितृसत्ता ने उन्हें उसे अपने इन पुराने रूपों से बेदखल किया हुआ था, वह इस छोटे से समय के प्यार दुलार और देखभाल से थर्रा उठती है। सिंहासन डोलने का भय उसे होने लगता है, इसलिए पितृसत्ता के प्रतिनिधियों की आंखों में ये स्त्रियां तुरंत चुभने लगती हैं। इस भाव को तत्काल ही मछली और छोटी बहनें भाप लेती हैं। इसी समय काल नियंत्रण के फार्मूले के तहत समाज नियंत्रण के लिए पितृसत्ता के प्रतिनिधि पात्र बूढ़ी सास का कथा में प्रवेश होता है। बुढ़िया में कोई फर्क नहीं, कमर झुक गई है पर आंखों में परखने की वही तेजी है। सास का ये फ्रेम्ड चरित्र है जिसे समाज ने जतन पूर्वक गढ़ा है। यह बुढ़ापा कोई ग्रेसफुल बुढ़ापा नहीं है, बल्कि अपनी असुरक्षा से त्रस्त,
अपनों को ही अपनी सुविधाओं का भविष्य बनाता बेहद संगी और गिद्ध दृष्टि संपन्न बुढ़ापा है। इसलिए कृष्णा सोती कहती हैं कि कमर झुक गई है, यानी अनुभवों ने उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचा दिया है, परंतु इन अनुभवों से कोई सोच उनकी बनती नहीं है, सिवाय यह जान जाने की कि अब उन्हें पहले से अधिक स्वार्थी होना है, क्योंकि वह पहले से अधिक बेचारी हुई हैं। यहाँ उदारता का लेश मात्र भी नहीं दिखता, जिसकी समझ और उम्मीद एक अनुभव संपन्न वृद्ध महिला से की जानी चाहिए। बड़प्पन जिसकी दुहाई देते देते समाज की जीभ छिल जाती है, कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता। यह मध्यवर्गीय समाज का जाना पहचाना स्त्रियों के हिस्से आया बुढ़ापा है, जिसमें शरीर की शक्ति क्षीण हुई है पर आंखों की शक्ति बढ़ गई है, और अब वह शरीर के ठसकपने और धौंस की बजाय आंखों की कठोरता से काम लेती दिखती है। इसीलिए मौसी बैठने को हुई और आसपास निगाह घुमाकर बहू के बहनों के सामान पर नजर डालने से चूकी नहीं। फैली हुई चीजों में फलों और मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरे दिखे। आंखों की शक्ति अपना लाभ और दूसरों की हैसियत परखने से नहीं चूकती। यह बूढ़ी सास भी इस उम्र में पहुंचकर बहू के मायके की हैसियत तौलने में पहले से ज्यादा पारखी हो गई है, यानी अब जबकि उसकी बहू के बेटे की शादी का समय है, तब भी वह बहू के मायके के औकात उसकी बहनों के लाए सामान से तौलना चाहती है। बहनों को समाज का यह नियम बखूबी पता है, इसलिए उनकी आंखों से भी यह नहीं चूकता कि बुढ़िया उनके सामान पर नजर डाल रही है। वे जानती हैं कि उनके लाए सामान से बहन की इज्जत जोड़ी जाएगी। स्नेह का यहाँ कोई सामाजिक मूल्य नहीं है। समाज ऊपरी आवरणों को ही वास्तविक बनाकर प्रचारित करता है, और इस तरह नए जीवन की तरफ कदम रखने वाली लड़की को आसानी से अपमानित करने का हथकंडा पा जाता है। चूंकि अपने स्नेह संबंधों से एकदम विरक्त हो जाना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए सहज स्थिति नहीं कही जा सकती, इसलिए इन रणनीतियों के द्वारा उसे हतोत्साहित किया जाता है। हालांकि बहनों ने यह भी देख लिया है कि नियम के विरुद्ध जाकर बड़ी बहन ने उनके सामान को वरीयता में न रखकर उनके स्नेह को प्रमुखता दी है, और अगर बार बार उनका गला भर आता है तो इसलिए कि वे बहनों के दुख को अपने सुख से आगे कमतर करके नहीं देख रही हैं। जबकि बूढ़ी सास बहू की बहन के दुखती रथ पर बड़ी निर्ममता से हाथ रखती है। सुना था कारोबार के 2 हिस्से हो गए। बेटी, देवर देवरानियां तो वही है ना, छोटे देवर के यहाँ लड़का हुआ है, बधाई हो। उस दिन बहू ही कह रही थी कि देवर के लड़के को मछली गोद ले रही है। छोटी ने मछली के मुख पर विरक्ति की फीकी सी मुस्कान देखी। मछली और छोटी जो अपनी बड़ी बहन की खुशी में शामिल होने आई हैं और बार बार संतानहीन होने के निजी दुख को पीछे रखकर प्रसन्न हैं, पर समाज को यह कैसे सहन हो सकता है? उसके द्वारा तय की गई स्त्री की प्रजनन की भूमिका ही वह नींव है जिस पर विवाह, परिवार और समाज टिका है। इसके बिना समाज में स्त्री का अस्तित्व ही क्या है? प्रजनन की दी गई भूमिका में अयोग्य साबित हुई स्त्री के समूचे अस्तित्व को समाज खारिज कर देता है। एक समय तक वह बाज शब्द स्त्री के लिए सबसे बड़ी गाली रहा है। इस कारण उसे प्रायः ही भयानक सामाजिक अपमान और परित्यक्ता की पीड़ित भूमिका से गुजरना पड़ा है। कई बार तो उसे अपने ही हाथों अपने पति का दूसरा विवाह कराकर स्वयं के लिए भीषण अकेलेपन से घिरा दासत्व चुन लेने की व्यवस्था भी झेलनी पड़ी है। इसे कितना भी त्याग की महिमा से जोड़ा जाए, झेलने वाला ही जानता है कि वह कितना लाचार और अकेला पड़ गया है, कि उसके इस कदम की सराहना से भी बड़ा सत्य यह है कि उसकी अनुमति की वस्तुतः कोई जरूरत नहीं रही है। रिप्रोडक्शन समाज व्यवस्था को बनाए रखने की ऐसी जरूरत है जो स्त्री के बिना संभव नहीं हो सकती, लेकिन इसी कारण पितृसत्ता इसे स्वतंत्र रखने से भयभीत भी होती है और उसे नियंत्रित करने के 1000 तरीके अपनाती है। स्त्री को समान अधिकार रखने वाले मनुष्य की बजाय पति की संपत्ति में रिड्यूस करना उसकी इसी राजनीति का हिस्सा है। मनु संहिता इस बारे में एकदम स्पष्ट और मुखर है। मनु पत्नी को पति की वैवाहिक संपत्ति घोषित करते हैं और उसे गायों, घोड़ी, ऊँटनी, दासी, भैंस, बकरी, भेड़ आदि के वर्ग में रखते हैं। इस पत्नी नामक संपत्ति का मुख्य काम वंश वृद्धि है, और इस काम में यदि वह असमर्थ साबित होती है तो समाज परिवार के किसी काम की नहीं रह जाती, क्योंकि दास भाव में स्थापित अन्य स्त्री भी पूर्णतः समर्पण और सेवा में जुटी हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में भी उपयोगी है। इसलिए प्रजनन में असमर्थ स्त्री को समाज से अलग रखा गया है। उसे जीवन से जुड़े उत्सवों, विवाह आदि शुभ कार्यों से भी अलग रखा गया है।
बात शब्द को गाली की तरह प्रयुक्त करने के पीछे स्त्री की इसी भूमिका के महत्व और इसके पूरा न होने पर स्त्री के अस्तित्व को ही नकार देने की रणनीति निहित थी। स्त्री के दिमागी अनुकूलन में ये बात बैठा दी जाती है कि यही एक ऐसा कर्तव्य है जो वह समाज के लिए कर सकती है। इसके कारण ही घर परिवार से लेकर समाज व्यवस्था के भीतर उसकी बहुत थोड़ी लेकिन कुछ जगह बन पाती है। मनुस्मृति के द्वारा तय की गई आचार संहिता में साफ निर्देश दिए गए हैं कि संतानहीन स्त्री की 8वें वर्ष में, मृत संतान वाली स्त्री के 10वें वर्ष में, कन्या को ही जन्म देने वाली स्त्री की 11वें वर्ष में और अप्रियवादिनी स्त्री की तत्काल उपेक्षा करके उसके जीवित रहने पर भी पति दूसरा विवाह कर ले। प्रस्तुत कहानी में भी बड़ी बारीकी से स्त्री को धीरे किंतु धारदार तरीके से खारिज किया जाना शामिल दिखता है। इसलिए बड़ी की सास को अगर अपनी बहू की बांझ बहन का इस शुभ अवसर पर आना कोई सुखद एहसास नहीं जगा पाता, कोई कारण नहीं है। समाज ने उसके मन रचना के भीतर ऐसी ही चीजें बसा डाली हैं कि वे खुशनुमा माहौल के बीच भी मछली को उसकी संतानहीनता के लिए छीलने काटने में संकोच नहीं कर पाती हैं। यह बोध कराते रहना दरअसल समाज द्वारा संतानहीन स्त्री को पग पग पर दिया गया दंड है, जो लगातार उसके आत्मविश्वास को ध्वस्त करता चलता है और उसे एक अज्ञात नियति के हाथों अपने को निष्क्रिय छोड़ देने की तरफ ढकेलता है, न कि प्रतिरोध में खड़े होकर अपने तर्क रखने की हिम्मत पैदा करने लायक बनाता है, जो कि एक निहायत मानवीय जरूरत है। इस तरह स्त्री के आत्मविश्वास को तोड़ते रहना स्त्री पर नियंत्रण बनाए रखना आसान बनाता है। मछली के भीतर पैदा हुई विरक्ति भी सामाजिक जीवन से निष्क्रियता की तरफ ले जाने का संकेत देती है। आखिर उसकी सोच का सिर्फ यही केंद्र रह जाता है कि संतानहीनता के कारण परिवार और समाज में उसने अपना स्थान खो दिया है। यह सोच उसे पल भर में ही अपने संसार से बेगाना बना सकती है और उसमें विरक्ति भर सकती है। हालांकि आज शिक्षा और विज्ञान की अनेक जानकारियां स्त्री को तमाम पूर्वाग्रहों से मुक्त करने की तरफ ले गई हैं, तथापि आज भी समाज के भीतर पुत्रवती वाली मानसिकता गहरे जड़ जमाए दिखाई पड़ती है। अनेक स्त्रियों का कटुतापूर्ण वैवाहिक जीवन इन्हीं पूर्वाग्रहों की देन है। पुत्रवती वाला पूर्वाग्रह कटीले तार की तरह समाज को जकड़े हुए है, जो न तो स्त्री को सहज रूप से जीवन के उल्लास में शरीक होने देता है, न ही पुरुष को सामान्य रह जाने देता है। स्त्री की इसी मातृशक्ति का उपयोग पूरे समाज के कल्याण में हो सकता था अथवा उसकी अन्य प्रतिभा का उपयोग समाज की उन्नति में किया जा सकता था, किंतु इस एक शर्त में से स्त्री की बुद्धि और अन्य क्षमताएं समाज से बाहर ढकेल दी जाती हैं। इससे निश्चित तौर पर समाज का नुकसान होता है, किंतु हम किस नुकसान की बात सोच रहे हैं? एक संतुलित और मानवीय समाज के बारे में। क्या यह संरचनागत कमी के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा कि एक खास प्रजाति के मनुष्य की बुद्धि को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाए? क्या यह समाज व्यवस्था के जनकों की असुरक्षा बोध और मानसिक कमजोरी को नहीं दर्शाता? क्या सत्ता का मोह और उसे बनाए रखने के सारे निर्मम औजारों के बरक्स भावी पीढ़ी का मनुष्यता के पक्ष में विकास कोई अहमियत नहीं रखता? निश्चित ही ये प्रश्न हर उस प्रगतिशील मानस में उपजते होंगे जो मानव मूल्यों के पक्षधर विवेक की तरफ खड़ा होगा, जिसकी चिंता में भावी पीढ़ी की विकास यात्रा में अकेलापन और निराशा के पड़ाव भी शामिल होंगे। कृष्णा सोबती एक कदम और आगे बढ़ते हुए समाज की उस हस्तांतरण प्रक्रिया की पहचान कराती हैं, जो कब चुपचाप इस द्वंद्व पंथ को अपनी आगामी पीढ़ी की तरफ खिसका लेता है, कब सत्ता अपने पुराने प्रतिनिधि से अधिकार उठाकर नए प्रशिक्षित प्रतिनिधि के सुपुर्द करने लगती है। सामान्यतः इसका पता तब चलता है जब कुछ बहुत खुलकर सामने आ जाता है या कोई घटना घटित होते हुए इसकी तरफ ध्यान दिला जाती है। लेकिन इस कहानी में मामला इतना खुला हुआ नहीं है, इसलिए पहचान भी उस बारीक तंतु की है जो स्वभाव की सूक्ष्मताओं के भीतर से झरकर आ रहा है और वाक्यों की परतों के पीछे छिपा हुआ है। इसलिए आते ही बहनों को बड़ी बहन में आया परिवर्तन दिख जाता है। हालांकि यह इतने मुलायम ढंग से कहा जाता है कि अपनी सारी आक्रामकता को छिपा ले जाता है, तब भी मंतव्य छिपा नहीं रह पाता, झलक उठता है। छोटी ने देखा, आज नाते रिश्तों से भरे ब्याह वाले घर में बहन सचमुच ही मालकिन सी लगती है। सगुणों की लाल पुड़नी में उसका साफ रंग और भी निखर उठा है। चाल में अधिकार है और हृदय में दूल्हे की मां होने की उमंग। यह सचमुच की मालकिन सा लगना और चाल में अधिकार भाव का आ जाना अचानक घटित हुई घटना नहीं है, वरन धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से
से गुजरकर आज यह प्रत्यक्ष हो सका है। यह प्रक्रिया धीमी किंतु गहन है। बड़ी बहन को बोध तक नहीं है कि कब वह अपनी सास के अधिकार पद की स्वामिनी बनने की तरफ चलती चली गई है और आज इसे ऐलानिया तौर पर उसकी सत्ता का प्रदर्शन तय करता है। सास का चौंकना और अस्वीकार करना भी आज अपनी सारी कटुता के साथ प्रत्यक्ष हो पाया है कि वह भी कटु से कटु होने की तरफ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सत्ता के हस्तांतरित हो जाने पर उसके पास ठगे जाने की पीड़ा और अस्थायित्व की कुंठा के अलावा क्या बचता है। एक तरफ बड़ी बहन की बचपन में अपनी बहनों के साथ बनी बॉन्डिंग है जो वक्त मिलते ही उभर आती है, तो दूसरी तरफ उसका अधिकार बोध है। दोनों भाव मिलकर बड़ी की वह छवि रचते हैं जिसे हमारी समाज व्यवस्था ने स्त्री के ऊपर रीति रिवाजों, मर्यादाओं, नीति नियमों, आदर्शों, नैतिकता जैसे तमाम बंधनों और काल्पनिक महानताओं की ओवरलोडिंग से रचा है। इसलिए एक तरफ तो बड़ी बहन क्षण भर को ही सही अपनी बहनों को अपने स्नेह और देखभाल की इच्छा का एहसास करा देना चाहती है, और दूसरी तरफ अपनी सास को बिना खास शब्दों के भी यह जता देना चाहती है कि अब उसके दिन लग गए और अब अधिकार स्थानांतरित होकर उसमें प्रतिष्ठित होने का वक्त आ गया है। कृष्णा सोती से अपने खास चुटीले अंदाज में कह जाती हैं। सास को लगा जैसे बहू आज्ञा दे रही है, जैसे बहू से सुना कर कह रही है। उसका जी जल उठा। कभी था जब उसकी आज्ञा के बिना बहू किसी को पानी तक न पूछ सकती थी, और आज हाथ में हुक्म हासिल आते ही अपने सबों के चोचले मांगने लगी। यह हुक्म हासिल आखिर इस तरह बहू के भीतर कब दाखिल हो गया और अचानक ही सास को यह कैसा बोझ सालने लगा? क्या देख लिया इस बूढ़ी अनुभववती स्त्री ने? क्या अपना अधिकारहीन लाचारी की तरफ बढ़ता समय या अपने ही हाथों जिसका शोषण करने में रत्ती भर भी न सोचना पड़ा था, उसी के हाथों में हुक्म हासिल का आ जाना? क्या सत्ताच्युत होना और अधिकार भाव खो देना बुढ़िया को किसी उदारता से भर सकेगा, या कि अपने आसपास की दुनिया के लिए उसे और निर्मम ही बना डालेगा, जैसा कि बड़ी बहन की छोटी बहनों के दुख को कुरेदने के उसके कौशल में पाठक देख लेता है। बस एक पैराग्राफ। एक क्षण को यह उम्मीद जगती है कि बड़ी बहन इस व्यवस्था को कुछ तोड़ फोड़ कर अपने मनोनुकूल कर ले जाने की कोशिश की तरफ बढ़ने वाली है, पर ऐसा नहीं हो पाता। दूसरी तरफ बड़ी के हिस्से यह अधिकार भाव इतनी देर में आया है कि उसके हाथ से तमाम चीजें जा चुकी हैं। यह अधिकार इसलिए भी दिया नहीं गया है कि वह इसमें अपनी विवेक बुद्धि का बेजा इस्तेमाल करने लगे। ऐसी स्थिति में अधिकार वापस भी लिया जा सकता है। यह तो सास की जगह लेना, उसका स्थानापन्न बन जाना और आने वाले भविष्य के साथ लगभग वैसा ही स्वरूप बनाए रखने की तरफ ले जाने के लिए ही है। बस आखिरी एक पैराग्राफ में ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ मन में यह ख्याल आए बिना नहीं रहता कि यदि बूढ़ी सास ने एक स्त्री के तौर पर इन स्थितियों को समझने की कोशिश पहले की होती और समय रहते परिवार में आई दूसरी स्त्री को दमन के अनेक रूपों से नियंत्रित करने के बजाय कुछ दोस्ताना विकसित करने की तरफ गई होती, तो शायद स्थिति थोड़ी बेहतर बन पाई होती। पर पितृसत्ता इन्हीं पैतरों से स्त्री को स्त्री के खिलाफ खड़ी किए रहती है। अन्यथा प्राय परिवारों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक या बराबर होती है, किंतु संगठित होने और एक दूसरे का विश्वास अर्जित करने की तरफ जाना उनके लिए संरचना के भीतर प्राय मुश्किल ही बना रहता है। दूसरे पितृसत्ता की विश्वसनीयता अर्जित करने के लिए किए गए कार्य व्यवहार भी प्राय स्त्री को स्त्री के खिलाफ अधिक निर्दय और निरंकुश बना डालते हैं, जबकि इसका कुल हासिल क्या मिलता है? क्या सास का यह निरीयता की तरफ लुढ़कता हुआ चित्र इस हासिल की स्पष्ट पहचान नहीं कराता, और इस सबको ओझल करता बड़ी का ठसकदार व्यवहार कुछ नहीं कहता, और इन सबके बीच रोशनी, जगमगाहट और खुशबुओं से सराबोर जीवन का उत्सव चलता नहीं रहता? धन्यवाद। तो आज का ये अंतिम सत्र था, और आपने देखा कि यह लड़की और बहने के बहाने कृष्णा सोबती के रचना संसार को अलग अलग आयामों में उद्घाटित करने और अनेक स्तरों पर ले जाकर उसे देखने की चेष्टा हुई। उसमें स्त्रीवादी दृष्टि भी थी। भारतीय जो सामाजिक संरचना है
उसकी प्रतिगामिता के बरक्स जो बड़े सवाल हैं, उन सवालों के आईने में भी देखा गया। फिर सोक्ती जी की भाषा और मुहावरों का विश्लेषण करते हुए मृदुला जी ने अनेक स्तरों पर उनके क्षेत्रों पर भी इशारा किया और उस निहितार्थ पर भी उंगली रखी जिसकी वजह से लड़की महत्वपूर्ण रचना बनी। तो इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अब मैं आदरणीय श्री अशोक वाजपेयी को बुलाता हूँ, दो बातें रखेंगे। मित्रों, आप थक गए होंगे। अब अगर एक बड़े लेखक पर 16 लोगों को सुनते आप थके हैं तो ये उचित ही है, आप इसी के योग्य हैं। क्योंकि आप झूठ से नहीं थकते, अफवाहों से नहीं थकते, नफरत से नहीं थकते, तो एक बड़े लेखक के बारे में विचार लोग व्यक्त करें उससे थक जाते हैं। तो ऐसी थकान हम आपको जानबूझ कर दे रहे हैं। बहरहाल आपके प्रति बहुत कृतज्ञता कि आप सब लोग यहाँ आए। हमने 11:30 बजे शुरू किया था और लगभग 7:30 बजे समाप्त कर रहे। ये नाती दीर्घ सत्र हुए हैं, तो इसमें आपने शिरकत की और बहुत सारे हमारे साहित्यिक बंधुओं ने अव्वल तो तैयारी से बात कही। अक्सर ऐसे आयोजनों में बहुत रस्मी तौर पर कुछ होता रहता है, तो रस्मी तौर नहीं अपनाया गया, लोग पढ़कर आए हैं। कुछ तो इसलिए भी कि हमने 3 महीने पहले उनको प्रेरित करना शुरू किया था। और मेरा ये विश्वास है कि आज हमने कृष्णा सोक्ती के बारे में जो कुछ सुना, वो अगर कृष्णा जी होती तो उसको सुनकर खिलखिलाती। मतलब ये कि हर लेखक ऐसा कुछ कर जाता है जिसका उसको खुद पता नहीं होता, और ये तो कृष्णा जी तो बार बार ये कहती ही हैं। तो बहरहाल कल फिर 11 बजे से, कल थोड़ा 8 ही लेखक हैं, आज 16 थे, कल 8 होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर आएंगे। आज आपने जो नमक खाया है कल आकर आप बजाएंगे, वरना कल वही नीचे वाले हॉल में ही नीचे वाले हॉल में आना है। वरना मैं 20 विश्वा का ब्राह्मण हूँ और हालांकि मुझे अपने ब्राह्मणत्व पर कोई तो शाप दूंगा, और आप में से बहुत लोगों के नाम मुझे नहीं मालूम है, पर जो देवता होंगे उनको तो पता होंगे, तो मैं कहूँगा वो 1 2 3 ऐसे कहूँगा। बहरहाल आप कल आए। एक बड़े लेखक को सिर्फ उसकी रचनाओं के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण प्रयत्न है। मुझे याद नहीं आता कि मेरी अपनी 70 बरस की सार्वजनिक साहित्यिक जिंदगी में मैंने ऐसा कोई आयोजन कभी देखा या किया हो जिसमें बातें सामान्य रूप से नहीं कही जा रही हैं बल्कि पाठ से निकल रही हैं। इसलिए आप सब लोग आए, बहुत बहुत आभार आपका। अब कुछ लोगों को हमारे साथ खाना खाना है।